नमस्कार, मैं सैफ जाफरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर का ख़ास कार्यक्रम रूबरू में आज हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने और जिनके परिवार ने सिर्फ जौनसार का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम बॉलीवुड से लेकर मुंबई तक रोशन करने का काम किया है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड जब बना था तो देहरादून के पहले ज़िला पंचायत अध्यक्ष और जौनसार के वरिष्ठ समाज सेवी रामशरण नौटियाल जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। राजनीति की बात भी करेंगे, परिवार की बात भी करेंगे, बेटे की बात भी करेंगे और आपकी खुशनसीबी है कि आपकी अपनी एक पहचान के साथ साथ में एक पहचान बेटे की भी है और एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी शायद और कुछ नहीं हो सकती कि उसके बेटी की वजह से उसके नाम को पहचाना जाए। सबसे पहले शुरुआत की बात करते हैं सर, कहाँ से शुरू हुआ सफ़र, कितना खुशी दिल को होती है आज? आप बेटे का जिक्र कर रहे हैं। जुबिन बचपन से ही उसका पैशन था गाना गाने का। इस मुकाम का तो हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन उसको शौक़ था गाना गाने का और अपने स्कूलिंग में भी उसने एक सब्जेक्ट के तौर पे एक म्यूजिक पढ़ा है। आगे चलते चलते जब उसने खुद ही कहा कि मैं इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, म्यूजिक इंडस्ट्री में, हमने जिस तरह बच्चों की ग्रूमिंग की है, हमने उसको कतई मना नहीं किया है, रोकने का प्रयास नहीं किया है। उसको इतना समझाया कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें फ्रस्ट्रेशंस भी बहुत हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं एक सिंगर बनने बॉम्बे जाऊंगा और वहाँ आप जाते ही आपको कोई ढूंढने लग जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होगी। वहाँ सैकड़ों सिंगर अभी से नहीं, सालों से वहाँ कर रहे हैं। कई सिंगर ऊपर उठते उठते फिर वापस ज़मीन पे आ गए। तो एक एश्योरेंस मैंने लिया कि आपको एक टाइम दे सकते हैं कि 3 साल 4 साल आपको बताना होगा कि कब तक आप, और नहीं तो फिर आपको वापस आना होगा। तो जुबिन ने कोई 3 साल का टाइम मांगा था और सौभाग्य से, उसके किस्मत से, उसका जो गायकी का एक अंदाज अलग है, उसका गले का जो क्या कहते हैं उसको, एक अलग तरह का गला है, अलग तरह की वॉइस है जो कि इंडस्ट्री में लोग पसंद करते हैं। तो इंडस्ट्री को वो कई म्यूजिक डायरेक्टर्स पर 3 साल तक स्ट्रगल किया, जो कुछ गवाया गया वो गाते रहे। तो जब भी इसको 2.5 साल हुए तो मुझे कहता था कि मैं करीब 500 गाने फिल्मों के लिए गा चुका हूँ, लेकिन अभी एक गाना भी लगा नहीं किसी फिल्म में। तो हम उसको हौसला देते रहे, बीच में हम लोग जाते भी रहे उसके पास में, और कुछ पौने 3 साल का टाइम हुआ तो इसने हमें खबर दी कि मेरा गाना जो है एक रिलीज हो रहा है कल। तो हम लोग बड़े मतलब एक अनएक्सपेक्टेड, जिस चीज़ का इंतज़ार नहीं होता कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो वो गाना एक फिल्म थी इसकी, अक्षय कुमार की, शौकीन। जी। शौकीन फिल्म का इसका पहला गाना है तेरी मेहरबानी। वो रिलीज हुआ तो हमने फिर जुबिन को, फिर बॉम्बे गए, जुबिन से काफ़ी इमोशनल थे, मैं, मेरी वाइफ। तो हम लोग फिर जुबिन को कहे कि अब आपको इसमें अपने कैरियर में और थोड़ा टाइम इसमें आजमाइश करिए। एक सॉन्ग कोई काफ़ी भी नहीं होता है कि, बट लेकिन एक जो सील ब्रेक बोलते हैं ना, कि आपने व्हाट डू वी कॉल एंटर द ड्रैगन, तो आप उसमें एंटर कर गए हो, आप इसमें करिए। तो इस बच्चे में कोई जब ये रियाज पे खाने उस पर बैठता है तो इसको पता नहीं रहता है मेरा खाना
घर में तो कभी कभी मम्मी अपने हाथ से खिलाती रहती थी। फिर तो आज इसने अपना एक जगह बनाई और काफ़ी इसका प्लेसिंग जो है, इसके जो गाने आ रहे हैं वो YouTube पे जो उसकी ट्रैकिंग देखे जाते हैं तो नंबर 1 पे ही चलते हैं पूरे इंडस्ट्री में। जो हम एक इंडस्ट्री में एक सिंगर के लेवल को जब असेसमेंट करते हैं तो YouTube में कितने दर्शक, कितने लोगों ने देखा है, तो इसका एक वीडियो वेनिस में शूट हुआ था एल्बम, तो उसमें 300 मिलियन, यानी 300 मिलियन से ज़्यादा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पर 30 करोड़ से ऊपर लोगों ने उस गाने को देखा है। यानी कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया के ही नहीं है, इसके पूरे प्लेनेट पे इसके फॉलोअर्स और फैंस हैं। तो आज तो सर कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता होगा जिस बच्चे को 3 साल दिए थे। हम लोग बहुत गर्व में हैं, बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि जब बच्चों को कहा जाता है कि ये उनके बेटे हैं, तो तब तक पेरेंट्स को ये लगता है कि कब बनेगा ये कुछ जो है, जो इसका अपना भी कुछ नाम हो। लेकिन इसने वो हमको पहचान दिलाई और अब हमें अलग सा एक खुशी महसूस होती है कि हम कहीं भी जाते हैं तो मुझे जुबिन नौटियाल बावर में तो मुझे बच्चा जानता है मेरे नाम से, लेकिन अब मुझे ये नहीं कहते कि ये नौटियाल जी हैं, कि जुबिन नौटियाल के पिता अब और जबकि आप खुद राजनीति में पहले से हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। मेरी 30-35 साल का यहाँ समाज सेवा का समय रहा है। उत्तराखंड में भी मैं स्टेट लेवल पे भी पॉलिटिकल एरिना में रहा हूँ। जी। लेकिन अब जहाँ भी जाते हैं अपने क्षेत्र के ही बच्चे कहते हैं जुबिन नौटियाल के पापा हैं। तो एक अलग सी खुशी होती है। हम लोग आखिर जीवन का जो ये दौर है, अंततः देखा जाए तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि चलो मेरे बाद बच्चे, यदि कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है लाइफ में तो ये सोचता है कि कुछ मेरे बच्चे ही कुछ कर जाए। कोई सफल होता है तो ये सोचता है कि मेरे बच्चे मुझसे अच्छा करें तो बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ तो जुबिन ने एक तरह से हमारे परिवार का एक सीनी, एक तरह से मैं कहूँगा, बदल दिया है। बड़ी खुशी होती है। लोग बिल्कुल सर, होनी भी चाहिए। और सर यदि बात करें आपकी राजनीति की, तो आपका सफ़र शुरू हुआ बहुत पुराने समय से, और जब उत्तराखंड बना तो आप पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। कितना बदलाव उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है, बनने से पहले और बनने के बाद? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश अनडिवाइडेड यूपी में देहरादून जिला पंचायत का अंतिम अध्यक्ष था। अच्छा। अनडिवाइडेड यूपी। अच्छा, अंतिम अध्यक्ष। और डिवाइडेड यूपी में जब राज्य बना तो मैं इस राज्य का पहला अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। मेरे दोनों स्टेट में, एक में 3 साल का कार्यकाल रहा है, एक में 2 साल का कार्यकाल रहा है। तो वो एक अलग तरह का कार्यकाल था, अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए। मैंने उस वक्त रात दिन नहीं देखा और मैं लोगों के लिए लगा रहा, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र की छोटी छोटी योजनाएं हैं जिस पे सबकी नज़र रहती है कि इसको कैसे जेब में रखें, उस पैसे को मैंने इस्तेमाल किया। और आज ये समझ लिए 20 साल से ऊपर का समय हो गया जब मैं चेयरमैन से हटा हूँ। 20 साल नहीं हटा, 19 साल। अच्छा। तो आज भी लोग यदा कदा गांव में जाते हैं तो हमें बताते हैं ये आपके समय में बना था। अच्छा। तो ये एक अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपका इससे जुड़ता ये है,
18 साल पहले आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और मतलब संगठन की राजनीति तो आपने उसके बाद की है, लेकिन चुनावी तौर पर आप कहीं खो से गए हैं चुनावी दंगल से। चुनावी तौर पे कुछ फैमिली के बर्डन्स थे। मैं जब चेयरमैन इलेक्ट हुआ उसके बाद राज्य बना, जब मैं चेयरमैन से हटा तो चेयरमैनशिप से जब मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ तो मैंने चुनाव लड़ा। जो पहला चुनाव हुआ था स्टेट का, वो विकास नगर से मैंने इंडिपेंडेंट लिए एक चुनाव लड़ा था। दो मैं कांग्रेस में था, लेकिन वो इन जो पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टियों की जो पॉलिटिक्स है वो दिल्ली से ही कंट्रोल्ड है। राज्य में किसी भी पार्टी का कुछ नहीं है, यहाँ से वो सूचियाँ जाती है। तो हमें दुर्भाग्य से कहिए या कैसे भी कहिए, या तो हमें चूँकि पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी में मेरा बहुत लंबा समय रहा। लेकिन दिल्ली में तो आप मजबूत थे, सतीश शर्मा जैसे लोग आपके साथ थे, बड़े लीडर। सतीश शर्मा जी एक बहुत बड़े आदमी हैं, और कभी कभी ये होता है कि उस लेवल पे आदमी की एक इंटरफेयर करने की एक वो होती है। स्थानीय लीडरशिप ने जो हमारा जो जब कभी मामला आया तो बहुत बड़ी खुरापात एक साजिश लेकर के हाई कमांड पे गए। हमको उसका पता नहीं चला, ना मैंने कोशिश की पता करने की। तो एक बहुत बड़ी खुरापात हर वक्त होती रही, और कुछ लोग जो है, क्योंकि जिला पंचायत का जो टेन्योर था, जिला पंचायत के टेन्योर के बाद आज भी लोग ये कहते हैं कि आप कहाँ छुपे हो, आपको क्या हो रहा है इलाके में। तो इस डर से आप तो विश्वास करेंगे कि जब मैं चेयरमैन इलेक्ट हुआ जी, तो 40% कमीशन विभागों में खुलेआम चल रहा था। मैंने जिला पंचायत में पहले सफाई अभियान चलाया, और डर भय से पूरे 36 महकमों में अभियान चला। अब करें क्या, 5 साल कौन इंतज़ार करे, जिनको रोज़ पैसा चाहिए रिश्वत का। तो एक बहुत बड़ी धनराशि विभागों ने और कुछ नेताओं के संरक्षण में एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की गई, और मुझे हटाने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया। तो ऐसे अनर्गल आरोप और झूठे फूटे कुछ एफिडेविट लगवा के तो हमको एक बार पद से हटवाया गया। कोर्ट गए। 2001 की बात बता रहे हैं? हाँ, जब मैं चेयरमैन था तो हटवाया, तो फिर हमने फेस किया कोर्ट में। कोर्ट ने वो खारिज कर दी सारी चीज़ें। फिर हम आके बैठे, दोबारे एक और जांच कमिश्नर के लेवल पर बिठाई गई। फिर कमिश्नर गढ़वाल को लालच दिया गया कि यदि इस जांच को आप थ्रो करते हैं तो आप यहाँ का चीफ सेक्रेटरी बना दें। तब राज्य बन गया था। तो उन्होंने भी पूरा ताकत लगा के फिर हमको पद से डिसमिस करा दिया, पदच्युत। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कुछ सवाल किए सरकारी वकीलों से, तो जवाब दे नहीं पाए उसका। तो पद से मुझे उसमें एक आदेश कर दिया कोर्ट ने कि आप जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देखेंगे। फाइनेंशियल पावर्स के लिए 3 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी, ऐसा कुछ था। तो हमने कोर्ट में एक तरह से स्वीकार किया कि ठीक है, फाइनेंस से तो मेरा लेना देना ऐसा भी नहीं है कि मैं चेक काटूं तो किससे कमीशन ले रहा हूं। हमने बोला कमेटी चेक काटे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं योजनाओं को देखूंगा। ये कमेटी जहाँ जहाँ काम करेगी मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरा पैसे का कोई लालच नहीं है। तो मैं गांव में जाके ये देखूंगा कि जो सड़क मंजूर हुई है पंचायत से उस पर खर्च हुआ है या बांट लिया। अब उससे भी प्रॉब्लम हो गई। फिर स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि जो है इनका तो ये जो इनको डिसमिस किया गया है, इस ऑर्डर को ही मैच्योर कराओ। यहाँ तो काम ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
जिला पंचायत अध्यक्ष जो है पंचायत का हेड होता है, वो अधिष्ठाता होता है, तो उसके कामों को अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई गई है उनको मेरे ऊपर के अधिकार नहीं दिए। मैं फाइनेंस से अपने को दूर रखूँगा, लेकिन जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उनके ऊपर वो बरकरार है। तो फिर जो है स्टेट को अप्रोच किया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो इस ऑर्डर को जो कमेटी बनाने वाला था। तो चैलेंज करने गए तो कुछ लॉयर्स का उस पर था, तो मैंने अपने सारे पेपर्स रखे। एक जस्टिस भरूचा हुआ करते थे चीफ जस्टिस, तो 5 जजों की बेंच ने वो हमारा सुना, अलग तरह का केस था। हम यही सोच रहे थे कि चलो अब गवर्नमेंट के 12 वकील खड़े हो रहे हैं तो शायद इन्हें कुछ लग रहा होगा इसमें भी, तो हो गया। अब हमारा भी इतना समय तो हो ही गया। तो जिरह में वो जस्टिस भरूचा सरकारी वकीलों से जिरह में आ गए और वो उलझ गए। 2 सवाल किए उन्होंने, लंबी बहस नहीं करेंगे, ये पेपर्स इस पर जवाब दीजिए, हाँ या ना में, पता नहीं क्या था, इतना मुझे भी याद नहीं, समय हो गया। तो वो उन्हें हाँ ना यूँ कर रहे थे, बोले कि आप हाँ ना बताइए नहीं तो मैं फैसला लिख रहा हूँ। तो उन्होंने जैसे ही ना बोला तो उन्होंने वो जो ओरिजिनल ऑर्डर है वो भी डिसमिस कर दिया, और उनकी जो SLP थी लीव पटिशन वो भी डिसमिस कर दी। एक लाइन का ऑर्डर लिख दिया कि जो है चेयरमैन विल कंटिन्यू ऑन हिज सीट टिल द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, या टिल द नेक्स्ट चेयरमैन कमिंग। तो मुझे 5 की जगह 6 साल, उस ऑर्डर से 6 साल तक अपनी सीट पर बैठने का मौका मिला, और वो कमेटी सब हट गई। तो लोगों ने एक तरह से बहुत बड़ी लंबी लड़ाई थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, कुछ आज हैं। आपने कभी नाम नहीं लिया उन लीडर्स का? नहीं, उसमें विजय बहुगुणा जी जो हमारे CM भी रहे, लेकिन उस वक्त वो दिल्ली से अपनी गोटियां खेल रहे थे। उन्हीं के चेले चपाटों ने वो एफिडेविट वगैरह लगाए थे, जबकि मेरा उनसे कभी संपर्क रहा नहीं। बहुगुणा जी से तो रहा है, मैं उनका काफ़ी एडमायरर रहा, लेकिन यहाँ ये है कि वो जो एक सड़ी हुई मानसिकता होती है कुछ लीडर्स की कि अब मैं फलाने कास्ट का हूँ तो ये भी फलाने कास्ट का, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आ जाए, तो उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। लेकिन आज तो आप दोनों ही एक ही खैमे में हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी। विजय बहुगुणा जी मुझसे 2 साल बाद में पार्टी में आए। मैंने तो जब उनके बेटे को टिकट दिया पार्टी ने, तो उनके टिकट डिक्लेयर होते ही मैंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस पार्टी से। मैं उस वक्त उपाध्यक्ष था स्टेट में। हाँ। तो ये उसके बाद ये लोग आए, पार्टियों में आना जाना सब लगा रहता है। मेरा तो लाइफ का एक पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार 35 साल 30 साल कांग्रेस में बिताने के बाद में। और वो जो इन्होंने CM होते हुए भी काफ़ी परेशान किया, तो हम फिर उसमें से एक तरह से आज भी मेरा डेडिकेशन मेरा पार्टी से, मैं उसमें पार्टी में इंडिविजुअल्स को अब नहीं वो करता हूँ। हाँ, मुझे ये लगता है कि इस जगह पे बैठना नहीं, मैं उनके साथ बैठता नहीं हूँ, ना मेरा उनसे कोई डायलॉग रहता है। ऐसे लोग जो स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते हैं, मेरा कोई यहाँ स्वार्थ भी नहीं था। अच्छा, ऐसा चुनावी तौर पे बात करें तो एक बड़ा वनवास है आपके साथ में कि बहुत समय से आपने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। अभी चर्चा भी है कि आने वाले चुनाव में क्या आप चक्राता विधानसभा से एक प्रत्याशी के तौर पर सामने आएंगे? देखिए, यदि आदमी राजनीति में है, छोटी बड़ी राजनीति में है, और उसकी ये चर्चा चलती रहेगी फलान जगह से लड़ सकते हैं, फलान जगह से लड़ सकते हैं, तो ये उस राजनीति के लिए एक अच्छी बात है। तो अभी ये सिर्फ चर्चा भी है कि कुछ सच्चाई भी है इस चर्चा में? इस चर्चा में एक सच्चाई तो है, लेकिन ये नहीं कि चक्राता से लड़ना चाहते हैं या कहीं से। एक सच्चाई है कि मैं ये 2022 का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन कहाँ से लड़ेंगे? ये मेरी पार्टी को तय करना है कि कहाँ से लड़ाते हैं।
या नहीं लड़ाते हैं। आप किसको फैसले मनपसंद उसी तरह से आप किन 2 सीटों को मनपसंद समझते हैं अपने चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मुझे जब पार्टी में यहाँ वैक्यूम था पूरा विकास नगर सीट पे, तो मुझे तब के अध्यक्ष और सीनियर लीडर्स ने यहाँ विकास नगर के लिए मुझे कहा था कि आप वहाँ तैयारी कीजिए। तो हमने पूरी तैयारी भी की थी, लेकिन उसमें फिर बाद में अब चुनाव के वादे और टिकटों के वादे, ये अब आपको पता ही है, हम किस पे आरोप नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग फिर आगे बीच में फिर ये हुआ कि हम वहाँ पर हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन वो पार्टी में ये सब बगावत करने का सा कोई काम हमने किया नहीं। वो जब ऐसा कोई समय अगर पार्टी पे भी डिपेंड होता है कि आप अपने कैंडिडेट को लड़ाकू बनाते हैं या बागी बनाते हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं। हाँ, कि हम लोगों की ये कुछ ऐसा था कि मैं विकास नगर चुनाव लड़ा था 2002 में। तब वो इस चक्राता कॉन्स्टिट्यूंसी के करीब 113 गांव, बड़े प्रभावशाली गांव थे, वो विकास नगर से जुड़े थे। उन्हीं गांव का मैं पैदाशी हूँ, मेरा मूल गांव इसी में था। तो वो मूल गांव के रहते हम विकास नगर में लड़ गए। अच्छा रेस्पॉन्स था, लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। अब बीच में ये पार्टी में टिकट के चक्कर में यहाँ से लड़िए वहाँ से लड़िए, तो ये सब बीच में टाइम निकल गया काफ़ी। इस बीच में अब ये 113 गांव जो हमारे जौनसार के थे लगे विकास नगर में, वो वापस चक्राता में आ गए। अब चक्राता मीन्स जौनसार बावर, विकास नगर मीन्स विकास नगर ब्लॉक, और विकास नगर का कुछ हिस्सा सहसपुर में ब्लॉक का है और कुछ सहसपुर का विकास नगर में, वो फिर पटवारी क्षेत्र के हिसाब से होता है परिसीमा। तो इस तरह से डिसाइड करूँगा, अभी जल्द ही आपको खबर भी देंगे। और बहरहाल मैं लड़ना चाहता हूँ। तो फिलहाल आपका विकास नगर से चक्राता पलायन तय मान लिया जाए? मैंने पलायन नहीं किया, मैं तो मंदिर गया था। हालात बहुत ख़राब है इस इलाके के। ये इलाका तो ऐसे हो गया जैसे कि भ्रष्टाचार का एक स्वर्ग होता है। मैं तो एक तरह से मेरी आंख से देखें तो नर्क बना दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भ्रष्टाचार का रुपए कमाने का स्वर्ग बना दिया है। हर योजना के पीछे अपने दलाल बिठा दिए गए हैं, गांव वालों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं कल जब मंदिर से आया तो कुछ लड़के आए थे मेरे पास मिलने। एक कावाखेड़ा ग्राम सभा पड़ती है विकास खंड चक्राता में, हटाल के ठीक सामने है। तो वो आए थे कि आप हमारे, जब आप त्यूनी आ रहे हैं तो हमारा तो हटाल के सामने ही पड़ता, पुल ही क्रॉस करना है। इसके कुछ मजरे भी हैं, उटरेवा और एक और नौरा, फिर और भी 2-4 गाँव ऊपर के पड़ते हैं जिनके वहाँ पर मजरे पड़ते हैं। मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और सामने से दिखाई पड़ता है। पर एक ग्राम सभा अपने में है और कावाखेड़ा के नाम से रेवेन्यू। PMGSY स्कीम जो है तभी से शुरू हुई थी जब मैं, मेरे ख्याल से पहली सूची जो PMGSY की गई है स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से, वो मेरे हस्ताक्षर से गई है। अच्छा। उसके बाद से चल रहा है लगातार। तो PMGSY उन्हीं जगहों पर अपनी सड़कें बनाता है जो गांव छूटे हुए किसी से कनेक्शन से। लेकिन ऐसा आश्चर्य हुआ कि मैं उस पर आजकल वर्क कर रहा हूँ कि PMGSY में उन गांवों को भी जोड़ा जा रहा है जहां पहले से स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट की कोई रोड है। और जब मैं इस गांव में गया हूं कावाखेड़ा में, तो ये गांव मजरे सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। बड़ा प्रोटेस्ट है, उनका जो केंद्र बिंदु पड़ता है हटाल वगैरह क्षेत्र, वो टोटली डिस्कनेक्टेड है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैं वहाँ कल गया तो पूरा गांव में बैठा था
वो गांव के लोग उन्होंने ये कहा कि हमने पिछले किसी लोकसभा चुनाव में वोट भी नहीं दिए, इधर के लोगों ने वो वोट ही देने नहीं गए। दे बाइकआउट द एंटायर इलेक्शन। बड़ी कोशिशें हुई लेकिन नहीं, वोट देने गए ही नहीं, बक्से वैसे ही खाली है। वो पोलिंग पार्टी वापस आई। ये उनका एक रिजेंटमेंट था। पर ये कौन से लोकसभा चुनाव का था, शायद मुझे बताया कि 2012 का रहा होगा या नहीं, 2014 का था शायद वो। तो उसके बाद लगातार लीडर्स से बात कर रहे हैं, जिला पंचायतों में जा रहे हैं, विधायकों के पास जा रहे हैं, एमपी के पास जा रहे हैं। वो कहते हैं हम 22 लोग तक गए हैं कि हमारे को एक छोटी सड़क चाहिए, गांव जुड़ जाएगा। लेकिन सिर्फ एक झूठी घोषणाएं, वोट लेने के लिए लोगों का बेवकूफ़ बनाना, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं वहाँ। विधायक तो अब जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वहाँ के, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, नौवीं के जो गाँव में, उन्होंने आपस में कुछ कर्मचारियों से पैसा लेकर के और कुछ आपस में फड़वा गेंती उठाए और खुद उस सड़क को बना रहे हैं। 1.5 किलोमीटर बना दी उन्होंने सड़क। तो ये हमारा आज़ाद हिंदुस्तान है जी। या जिस जौनसार पावर को एक बार नहीं 10 बार हमारे कुछ सीनियर नेता यहाँ ये कह चुके हैं पब्लिक मीटिंगों में कि हम इस जौनसार पावर को स्विट्ज़रलैंड बना देंगे। तो क्या इस स्विट्ज़रलैंड बनाने का उनका ये तरीका है? लेकिन सब विधायक तो कांग्रेस के हैं, लेकिन राज्य और केंद्र में तो आप ही की सरकार है। देखिए, इसमें मैं विधायक को या किसी पार्टी को या किसी सरकार की बात नहीं करता हूँ। मेरा कहना यह है कि यहाँ ये हो गया कि पार्टियों के अंदर भी एक मेरा और तेरा कर दिया है। इस इलाके को ऐसी लकीर खींच दी है कि हर गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ तक कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, दूसरे लीडर का समूह है, नहीं आएंगे, वो दाह संस्कार में नहीं जाने लगे हैं। हमारे यहाँ कुछ त्यौहार होते हैं जो बहुत ही रिनाउंड त्यौहार है, उसमें लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के अपना नाच गाना करते हैं। वो भी अब 2-2 जगह होने लगा है। ये सब राजनीति और राजनीतिज्ञों के खेल है जो अपने मतलब एक इनसिक्योरिटी भी है और वो अपने स्वार्थ के लिए मैं समझता हूँ ये कर रहे हैं। अब इस बंटवारे से मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखिए इलाका इतना अभी बहुत ज़्यादा अभी जागरूक तो नहीं हुआ है, तो उसका भी एक लाभ राजनीतिक लेवल पे उठाया जा रहा है। सर, यदि उत्तराखंड के परिक्षेत्र में बात करूं तो जैसे गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार 3 मुख्य क्षेत्र हैं और उसमें जौनसार की तुलना में गढ़वाल और कुमाऊं में पर्यटन से लेकर औद्योगिक क्षेत्र हर चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? मैंने कहा कि नेतागिरी की खींचतान इतनी है। जब मैं चेयरमैन इलेक्ट हुआ तो जिला पंचायत की बैठक में मैंने 2-3 मुख्य प्रस्ताव किए थे। पहला प्रस्ताव ये था कि जो ये हमारा चक्राता है, ये कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ सिविलियंस की एंट्री नहीं है, फॉरेनर्स की एंट्री पूरे इलाके में बैन है। तो मैंने अपने ही माइंड से कंसेप्ट तैयार करके गवर्नमेंट को भेजा कि चक्राता कैंटोनमेंट की बाउंड्री के बाहर मसूरी रोड पे नवीन चक्राता के नाम से एक टाउनशिप डेवलप की जाए। तो मैं उस कागज़ों के पीछे लखनऊ वगैरह सब दौड़ा, लेकिन वो टाउनशिप जो है गवर्नर से नोटिफिकेशन हो गया, एक्सेप्ट हो गई, उसका शिलान्यास हुआ, उसकी सरकारी लेवल पे बैठकें भी हुई। कमिश्नर उसका अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष उसका सदस्य होता है, 3 विभाग के SC जल संस्थान PWD विद्युत विभाग ये उसके मेंबर हैं। बड़े मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का नहीं है। तो इस तरह से वो जो प्राधिकरण है वो यूपी में बना था। फिर हम जब उत्तराखंड में आए तो वो नोटिफिकेशन के बाद में जैसे ही हमने सोचा अपना राज्य बन रहा है, हमने ये सोच बैठे कि
अब जो है ये हो जाएगा। मसूरी के तर्ज में था, मेरा कंसेप्ट ये था कि चक्रुती से लेके नागथा तक पूरा हिल्लॉक जो है ये टूरिज्म के लिए, अभी मागटी पोखरी तक, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन तो होता ही है, अब ग्राम सभाएं भी बढ़ रही है, तो सॉरी नगर निगम भी बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी मैं जब जाके देखता हूँ उधर, तो कुछ लोगों ने उसका जो शिलान्यास मैंने किया था उसके पत्थर भी तोड़ दिया। अच्छा। और वो पत्रावली शासन में मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई बता नहीं रहा कहाँ है। वो पत्रावली भी एक तरह से गायब ही है। लेकिन मैंने उसमें क्या किया था, जब राजी बन गया तो मैंने वो पत्रावली तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी जी, माननीय प्रीतम सिंह जी विधायक भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, उनको भी दी, नवप्रभात जी को दी, अपने पत्रकारों को दी, संभवतः चौहान जी को भी दी, विधायक जी को, और अपने एमपी को भी दी। करीब मैंने 11 जगह उसकी हूबहू पूरी करीब 150 पेज की फाइलें 11 बना के पहुंचा दी। तो पत्रावली गायब तो हो नहीं सकती, लेकिन वो जहां है वहीं रुकी हुई है। बल्कि शायद एक बार उसकी बैठक, जो उस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे चमन सिंह जी, उनके रहते एक बैठक हुई थी। तो वो बैठक अब क्या हुआ उसमें क्या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन उसके बाद वो भी एसडीएम ने बुलाई। जब मैंने कहा कि ये प्राधिकरण का जुम्मा कहीं आपके सिर पे ना पड़ जाए, कि आप सेक्रेटरी है तो आप इसकी मीटिंगें क्यों नहीं कराते हो, मीटिंग में कुछ फंड वंड आ जाएगा, कुछ थोड़ा सा काम शुरू होगा। लेकिन इच्छा ही नहीं करने की है। एक पॉलिटिकल वैमनस्य है कि यदि ये काम आपने कराया है तो इसको होने नहीं देना है, और जो काम ऊपर से स्वतः ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम से उसको जाके ही कहते हैं कि हमने कराया है। तो ऐसी परंपरा में किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। होना ये चाहिए कि अपनी अपनी पार्टियों में लोग काम करें, और जब कोई विकास की योजना है तो मिल बैठ कर के एक जगह बैठकर सारे पार्टी के लोग उसको किस तरह से बनाना उस तरह से बनाएं। आपने बताया कि पहले चुनाव में आपसे वादा किया गया था टिकट का, यदि इस बार भी वादा खिलाफी हुई तब लड़ा जाएगा चुनाव? अब मैं किसी का वादा नहीं ले रहा हूँ, अब मैं किसी का वादा नहीं ले रहा हूँ, और मैं लूँगा भी नहीं। पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, करूँगा। ये मेरी चुनाव में लड़ना चाहता हूँ, ये मेरी पार्टी तय करेगी कि मुझे किस रूप में लड़ाती है, कहाँ से और किस रूप में। आप अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो किस सीट से आप लड़ना चाहेंगे? निर्दलीय तो फिर ये है कि फिर तो खुला मैदान है। उम्मीद तो नहीं है, ऐसा लगता तो नहीं कि आज मैं कहूँ मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर निर्दलीय लड़ना है तो फिर वो तो फिर उसकी इच्छा है, कहाँ से कहीं से भी लड़ जाए। तैयारी भी शुरू करता है पहले? तैयारी हमारी पूरे जिले में है, देखा जाए तो। मैं जिला पंचायत नहीं, आप किस सीट को प्रेफर करेंगे अगर निर्दलीय? 3 सीटों पर मैंने काम किया है, सहसपुर, विकासनगर और चक्राता। इंटायरली ये 3 सीटें ऐसी रही जिस पर मैंने फुल वर्क किया है। और वर्क मुझे कोई दायित्व तो था नहीं, पर एक वर्क ये भी एक वर्क है। जैसे मैं कल कावाखेड़ा गया था तो मैं उन लोगों को थोड़ा जागृत किया, प्रधान जी को बुलवाया, प्रधान जी से कहा कुछ पैसा आप करो, थोड़ा ये बच्चे कर रहे हैं, कुछ सहयोग मैं भी कर दूंगा, कुछ मैं अपने दोस्तों को कहूँगा तो सड़क बन जाएगी। लेकिन ऐसा भी क्या जौनसार बावर है कि सड़कों के ऊपर सड़कें मंजूर करा रहे हैं, और जो गांव जुड़े नहीं हैं वो उस गांव का कुछ नहीं है, उस गांव में कुछ नहीं है, कोई उस गांव को कोई पूछ। विधायक जी सही काम नहीं कर रहे हैं। ये अब ये हो गया कि सड़कों का मुझे जहाँ तक पता चला है कि ये कर दिया है कि जो भी सड़क बनेगी जहाँ, उस पर विधायक की सहमति जरूर चाहिए, ऐसा मुझे बताया गया। ये पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से मैंने वहीं से फ़ोन किया था, मैंने एचओडी से बात की थी वहीं उसी गांव से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया है। तो मैंने उनसे पूछा कोई और भी कोई रास्ता है, या फिर अब यही है कि विधायक को, कोई भी विधायक को जिसने वोट दिए उसके गांव में सड़क बनेगी, जिसने नहीं दिए उसके गांव में नहीं बनेगी, यही हुआ ना इसका मतलब।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, और भी लेवल है, सीएम अपने विवेक से कर सकते हैं, आप कहेंगे तो फिर उम्मीद है वो मैं बात रखूँगा तो वो बात मानी जाएगी, क्योंकि मेरे घर का मामला नहीं है, अपना घर तो पूरा जौनसार बावर है, मगर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं उसमें, जनहित का मामला है। यहाँ एक बगल में बुलाड़ गांव है, गांव वाले ये भी कह रहे थे कि जब ये मुख्यमंत्री साहब गए थे वहाँ, तो वहाँ भी उन लोगों ने मांग रखी, तो उन्होंने अपनी घोषणा में उस सड़क को घोषणा की थी, इसको बनाएंगे हम, क्योंकि कोई पैरामीटर जौनसार बावर में सड़कों का लगाया जाए तो वो सड़क सबसे पहले बननी चाहिए। तो इसको अच्छा, पैरामीटर से अलग रखा गया है, क्या वजह है वो तो अब देखें। अच्छा सर, यदि बात की जाए, आपने कांग्रेस का समय भी देखा है 30-35 साल, और बाकी पिछले 5-6 साल से एक अरसे से आप भाजपा में भी हैं। कांग्रेस में आपने विजय बहुगुणा जी से लेकर हरीश रावत तक का समय देखा, और भाजपा में आप त्रिवेंद्र सिंह का समय देख रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत का। जौनसार के क्षेत्र के लिए, जौनसार के विकास के लिए पार्टी में विजय बहुगुणा मेरे से जूनियर रहे हैं। अच्छा। और मेरे बाद आए कांग्रेस में। मैं अमेठी काम किया हूँ, राजीव जी के इलेक्शंस में, मैं सोनिया जी के इलेक्शंस में काम किया हूँ, और बहुत ही एक तरह से एक लेवल प्रोफाइल पे मैंने वर्क किया है। कई लोग कांग्रेस में मेरे सामने आए गए, कोई कहीं गए, लेकिन एक तरह से मैं इसको करवट बदलना ही कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक पार्टी बदली है। तो आप जौनसार के परिक्षेत्र के लिए, जौनसार के विकास के लिए किसको बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं तीनों में से? हरीश रावत, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र रावत? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी जिसको बनाएगी वही मेरे लिए बेहतर मुख्यमंत्री है। मैं मतलब, लेकिन त्रिवेंद्र जी ने सड़क तो बनाई नहीं जहाँ से आप आ रहे हैं। त्रिवेंद्र जी को अभी एक कार्यकाल के 4 साल हुए हैं, और ये उन लोगों को जो यहाँ लोगों के बीच में जाके उनकी योजनाएं, मैंने कहा ना, मैं काफ़ी थोड़ा एक तरह से इलाके से कटा भी रहा हूँ, कटा नहीं रहा पर वो आना जाना नहीं होता तो कटा हुआ ही मान सकते हैं। ये उन लोगों का दोष है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहिए था कि ये सड़क बननी है, ये उनको कहना चाहिए था, चाहे विधायक हों या हारे हुए विधायक हों या जिला पंचायत अध्यक्ष हों। तो ये उनका दोष है, ये उनको करनी चाहिए थी ये बात, और ये सड़क बन जाती अब तक। लेकिन यहाँ रोना ये होगा कि यहाँ तो PMGSY जैसी हाई प्रोफाइल स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, उसका खेल बना दिया इस जौनसार बावर में। अब देखिए PMGSY की सड़कें क्या हो रहा है। चलिए सर, बहुत अच्छा है। और आखिर मेरा सवाल है जाते जाते कि डेमोक्रेटिक वायर के दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? डेमोक्रेटिक वायर, देखिए मेरा संदेश तो यहाँ है, इस क्षेत्रवासियों के लिए तो मेरा संदेश बहुत सीधा है। ये इलाके को यदि खराबी से बचाना है, क्योंकि इलाका पूरा पटरी से उतार दिया गया है, व्यक्तिगत प्रलोभन और एजेंट गांव में 2-2 एजेंट छोड़ के उनको पाल करके और तब उनसे वोटों का वो करवाना, ठेके के ठेके करना, इतने गांव के मैं दिला दूंगा, ये सब ख़त्म करना पड़ेगा लोगों को, नवयुवकों को, और जो बाहर सर्विस पे रहते हैं उनको। अगर ये ख़त्म कर सकते हैं और एक चीज़ सोच लें और नेताओं को भी कह दें कि वोट तो तभी देंगे जब काम करके बताएंगे, तो ये इलाका परिवर्तन भी कर सकता है। और परिवर्तन से मेरा कोई लीडरशिप के परिवर्तन से ही नहीं है, वो भी हो सकता है, और नेताओं के जो माइंड है ना, माइंडसेट, उसको भी परिवर्तित कर सकता है। ये तो नेता तो जनता की कठपुतली है, ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ जनता को कठपुतली बना दिया। उनमें से गलत, उनमें से जो अच्छे अच्छे लोग हैं, बल्कि अच्छे अच्छे लोगों को छांटा है अपने वो बनाने के लिए, प्यादे काम करने के लिए, लेकिन उन बेचारों की हालत ऐसी कर दी है, उनको इतना बर्बाद कर दिया है कि उनको अब गांव वाले भी नहीं आने दे रहे गांव में। जब वो उनको पिकअप किया गया तो रिनाउन थे उस गांव के, अब इतना उनको बर्बाद कर दिया है एजेंटगिरी करा करा के, तो 80% लोगों को गांव वाले कहते हैं इनको गांव में मत आने दो, उनकी नहीं सुनते आज गांव वाले। तो पीपल आर, कितना लोगों में एरोगेंसी है, कितनी नाराज़गी है।
काफ़ी स्कूल खुले हैं, डिग्री कॉलेजेस खुले हैं, तहसीलें, हालांकि तहसीलें वो सुविधा तो है, तहसील की सुविधा सिर्फ सर्टिफिकेट तक है, जनजाति के सर्टिफिकेट तक, बाकी कोई सुविधा नहीं हमको है। और कोई ज़रूरत नहीं थी 3 तहसीलों की, पर वो सुविधा क्षेत्र वाइज मिल गई। लेकिन मिली क्या, 3,500 जनजाति के सर्टिफिकेट फर्जी बनवा दिए लोगों के। अच्छा। जिस पे लोग रिटायर भी हो गए कई, उसका लाभ पाके। जो जौनसारी नहीं है उनको ही सर्टिफिकेट जारी करवा दिए। जांच हुई, उस जांच को दबाने में कोशिश की है लोगों ने, जो है हाई लेवल पे कोर्ट से ऑर्डर लाए जांच के लिए, उसको दबाने में लगे रहे। वो जांच पड़ी है, हम देखते हैं उसको क्या कर सकते हैं। बच्चों का 1500 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति खा गए दलाल एजेंट। वो दलाल को अगर आप उसको वहाँ तक पहुँचोगे तो वो भी नेताओं से ही जुड़े हैं, वो भी नेताओं से ही जुड़े हैं, अब उनको बचाते फिर रहे हैं। अब वो थानों अगर आप फ़ोन करते हैं, मेरा आदमी ज़रा इसका ध्यान रखना, ध्यान कहाँ रखेगा इसको, फिर उसका नाम नहीं रखेगा उसमें। SIT बैठी है ना इसके लिए, आपको पता ही है ना, छात्रवृत्ति घोटाले तो बहुत बड़ा, देहरादून में भी 3 कई लोग अंदर भी हुए। यहाँ जौनसार के कुछ लोग अंदर हुए, आप उनकी तहकीकात करिए कौन थे वो लोग और किससे जुड़े हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा, नाम से पता लग जाएगा। तो आप पूरी फॉर्म में हैं, पूरी तो तैयारी में। मेरा कहना ये है कि ये जो कल्चर है, इस कल्चर को अब मुझे नहीं पता कि कितना समय लगता है, कितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इस बात को व्यथा सभी में है। ये राज्य कोई किसी, ये सॉरी, ना राज्य ना देश और ना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, ये किसी व्यक्ति के या उसके परिवार के बढ़ोतरी के लिए नहीं है। ये जो जनता है ये तो अपने लिए आपके पीछे घूम रहेगी। आप इसका विकास करें, इलाके का इसका विकास करें, और विकास लोगों को करेंगे तो आप ही रहोगे। लेकिन यहाँ गणितें और तरह की हैं, गणितें और तरह की हैं। उस गणितों से ऊपर अब बच्चे, जो नए बच्चे हैं, वो समझ रहे हैं। जब इधर उधर देखते हैं तो कुछ नहीं हुआ। भाई डिग्री कॉलेज का क्या करोगे, टीचर्स का क्या करोगे, सॉरी उसका विद्यालयों का क्या करोगे, उसमें टीचर नहीं है। टीचर्स का खुद ही यहाँ से ट्रांसफ़र करा देते हैं नीचे मैदान में। मैं जब चेयरमैन था तो मैं ही अक्सर देखते हैं जौनसार में तो अस्पताल में डॉक्टर्स भी नहीं हैं। अस्पताल खोल दिए, डॉक्टर्स नहीं हैं, पर भोले लोग इतने भोले भी हैं कि वो उस अस्पताल के अगर 10 साल पहले खोला होगा तो उसका गांव में भाषण देगा मैंने अस्पताल खोल दिया। उस समय लोग ये भूल जाते थे तो डॉक्टर तो है नहीं इसमें, और उस अस्पताल के खोलने पे ही जो है ढोल बजाते थे, तालियां बजाते थे। तो अब आप सोचिए ना, एक इमारत तो बन के तैयार। हाँ, बस वो इमारतें देख रहे हैं लोग और बाकी कुछ नहीं है। इस पे बोल कोई कुछ नहीं रहा। SIT की जांच के पीछे लगे हैं दबाने में, छात्रवृत्ति घोटाले को दबाने में लगे हैं कि ये किसी तरह से दबा रहे मामला। बड़े बड़े सरमाएदार आ गए उसमें, कॉलेज में जो क्या कहते हैं, जिनके कॉलेज थे जो घोटाले में शामिल थे, उन लोगों के FIR लॉन्च हुई है। हरिद्वार हुई है, रुड़की हुई है, विकास नगर हुई है। अब वो उसका संज्ञान पॉलिटिकल पार्टियों को लेना चाहिए। तो कौन लोग दबा रहे हैं सर, नाम तो आप ले नहीं रहे। नहीं, देखिए दबा भी बड़े छोटी सोच पे ले रहे हैं ना। ये तो नहीं कह पा रहे कि ये गलत हुआ, तो जनता हिसाब ले लेगी। कौन लोग दबा रहे हैं सर, जनता किससे हिसाब लेगी? आप ये ऐसे है जैसे कि जिसका कोई, पहले तुमने अपने कार्यकर्ताओं से ये घोटाले कराए, अब अरेस्ट हो रहे हैं तो वो इंडिविजुअली चुपचाप जो उनको बचा रहे हैं। आप समझ गए कि नहीं? तो उसको बचाने का मतलब क्या हुआ? यदि किसी चौकी पे दरोगा ओवरलोडिंग के लिए गाड़ियाँ चेक करता है, मेरे एग्जाम्पल है ये, और रोज़ उसको नेताओं के फ़ोन जाएं और किसी को SP को कह देंगे इस दरोगा ने तो तंग कर दिया जी, हटा दो इसको, तो उसको हटा देंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो चुप बैठ जाएगा, ले जाओ जैसे जाना जैसे जाओ। क्या करेगा? नौकरी तो सबको करनी है। सही है। तो ऐसा माहौल बना दिया गया है। जो गांव में टीचर्स थे लोकल, उनको राजनीति में लगा दिया गया है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके मुद्दे क्या क्या होंगे? मेरे मुद्दे तो देखिए, जो भ्रष्टाचारी है उनको एक्सपोज करेंगे, जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और अगल बगल भी 3-4 सीट पे फिर करेंगे इसको हम।
दुरुस्त कर हम एक्सपोज करेंगे। ये बड़ी सीधी सादी सी बात है जी। एक आदमी ने यदि अपने पहले चुनाव में अपने को 10,000 की इनकम बताई है और आज वो ये कह रहा है मेरे 7 करोड़ की इनकम है, कोई भी, तो जनता, आपने जनता सेवा की या आपने कमाई करी? जनता सेवा में तो आदमी कंगाल हो जाता है। तो आप मुन्ना सिंह चौहान जी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, और ऐसे उदाहरण आपको प्रदेश में बहुत मिलेंगे। इसलिए इसमें एक आदमी का को इंगित करके उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो फिर प्रदेश लेवल पर तो बहुत बड़े अभियान की ज़रूरत है। आएगा वो भी दिन, वो दिन भी यहाँ आएगा, क्योंकि हमारा प्रदेश अभी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर मैं नहीं समझता हूँ। यहाँ अभी यही हो रहा है कि जमखांच हो रही है। तो ये कोई इंडिविजुअल की बात नहीं। संस्कृति जब ऐसे हो गई, जब संस्कृति ही संस्कारी, जो ये इलाके में तो बड़े संस्कार थे। पहले गांव सभा में 50,000 आता था, 15 गांव की ग्राम सभाएं थी। तो हमारी गांव सभा 15 गांव की, एक बार जो है जिला परिषद से 1 लाख रुपया आया, तो ढोल नगाड़े के साथ लोग वहाँ पहुँचे नागठात में सेंटर में, और वहाँ पर जो है मीटिंग की। अरे इतना पैसा आया, कैसे बांटेंगे, कहाँ करेंगे इसको? ये मेरे सामने की बात है। आज उसमें 6 या 5 ग्राम पंचायतें बन गई है, और जो है 30-30, 40-40 करोड़ आया है। गाँव वालों को पता ही नहीं है, खाते से पैसा साफ है, ना जांच है ना कुछ है। तो जब तक ये संस्कृति नहीं लाएं कि ये आपका पैसा आपको विकास के लिए दिया है, यानी जिस रास्ते पे आपको चलना है उस रास्ते को आपके लिए पैसा है तो बना दो ना, उस सारे बच्चे भी चलने हैं उस पे। जिस बिल्डिंग पे आपके बच्चे पढ़ते हैं उस बिल्डिंग का लेंटर ऐसा डालो ना कि कभी गिर जाएगा नीचे तो बच्चे तुम्हारे सबके दब जाएंगे। वो संस्कृति नहीं है, वो नहीं है। वो फिर जो है जांच होती है तो नेता लोग बचाते हैं मेरा आदमी है। यहाँ जौनसार बावर में तो यही हो रहा है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप आने वाले समय में विधायक बने। मैं कोई चुनाव प्रचार में नहीं आया हूँ, मैं तो मंदिर गया था कल, तो रास्ते में ठीक है अपना इलाका है, रुकते रुकते देख के क्या है क्या नहीं है। नहीं बिल्कुल, और ज़रूरी भी अपने इलाके में अपनी संस्कृति को बनाए रखना, उनको याद करते रहना। तो ये हमारे साथ रामशरण नौटियाल जी थे, जो चक्राता विधानसभा से आप कह सकते हैं, हालांकि खुलकर नहीं बोल रहे हैं हमारे सामने, तैयारियों को आप कह सकते हैं और चर्चा भी है, लेकिन क्या फैसला होता है ये आने वाला चुनाव, आने वाला वक्त बताएगा। हम इसी तरह और बड़ी बड़ी शख्सियतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।